छत्तीसगढ़ एक भूमि जो खनिजों, जंगलों और जनजातियों से भरी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस शांत से दिखने वाली भूमि पर एक समय मराठा साम्राज्य का झंडा लहराता था। जी हाँ, वही मराठा जो महाराष्ट्र से लेकर अंटोक तक लड़े थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी अपने पैर जमाए थे। आज हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ पर मराठाओं का अधिकार कैसे हुआ, कैसे उन्होंने शासन किया और क्यों ये इतिहास किताबों में सिर्फ एक पंक्ति बनकर रह गया। जब भारत का इतिहास लिखा जाता है तो अक्सर नाम लिखे जाते हैं दिल्ली के सुल्तानों के, अंग्रेजों के, मुगलों के, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी है जो इतिहास की मोटी किताबों में जगह नहीं पा सकी। एक ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ में मराठा साम्राज्य की। क्यों आए थे मराठा छत्तीसगढ़, क्या पाया, क्या खोया? आइए जानते हैं उस इतिहास की सच्चाई जो अक्सर अनकही रह जाती है। साल था 1720। मुगलों का सूरज अब अस्त होने लगा था और दूसरी ओर एक नया सूरज उग रहा था, मराठा साम्राज्य, जिसकी जड़ें छत्रपति शिवाजी महाराज ने डाली थी और जिसे विशाल बनाया था पेशवा बाजीराव ने। महाराष्ट्र से सीमाओं से बाहर निकलकर अब मराठा साम्राज्य बंगाल, कटक और काशी तक फैलने लगा था। उसी समय नागपुर में एक शक्तिशाली मराठा परिवार उभर रहा था, भोसले वंश, जिसके प्रमुख थे रघुजी भोसले। छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका जो तब गढ़ों की भूमि कहलाता था। यहाँ दर्जनों में छोटे बड़े गौड़ और राजपूत शासक थे। कोई रायपुर पर राज करता था, कोई कांकेर पर, लेकिन उनमें एकता नहीं थी। छत्तीसगढ़ उपजाऊ था, धान, नमक, लोहा, वन उत्पादों में भरपूर। मराठों ने समझ लिया था कि इस भूभाग को नियंत्रण करेगा वह मध्य भारत की अर्थव्यवस्था पर राज करेगा। इसी सोच के साथ शुरू हुई मराठाओं का छत्तीसगढ़ अभियान। 1740 के आसपास रघुजी भोसले ने अपनी सेना के साथ छत्तीसगढ़ की ओर कूच किया। स्थानीय शासकों के प्रतिरोध किया। रायपुर के राजा, बिलासपुर के गौड़ सरदार और कांकेर के ठाकुर सबने मोर्चा संभाला, लेकिन मराठों की सैन्य रणनीति और घुड़सवार सेना के सामने वे ज्यादा दिन टिक न सके। एक एक करके गढ़ मराठों के अधीन होते चले गए। रायपुर को उन्होंने छत्तीसगढ़ का मुख्य केंद्र बना दिया। यही से शुरू हुआ मराठा शासन। रघुजी भोसले ने सीधे शासन नहीं किया, उन्होंने रायपुर में एक सूबेदार और हकीम नियुक्त किया जो कर वसूले, कानून बनाए और मराठा हुक्मनामों को लागू करे। ये अधिकारी मराठी बोलते थे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने स्थानीय लोगों को साथ लेकर प्रशासन चलाना शुरू किया। छत्तीसगढ़ अब नागपुर दरबार के अधीन था और कर वसूली का नया युग शुरू हो चुका था। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में अब मराठा घोड़ों की टाप सुनाई देती थी। ये वही मराठा थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से उठे थे और अब उनकी परछाई छत्तीसगढ़ के पहाड़ों और घाटियों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीतिक विजय थी या फिर इस भूमि पर एक नई संस्कृति, एक नया प्रशासन, एक नई चुनौती आने वाली थी? मराठा शासन में छत्तीसगढ़ के किसानों और व्यापारी पहली बार एक संगठित कर प्रणाली से रूबरू हुए थे। ये प्रणाली 3 भागों में बटी हुई थी। भोग कर, जमीनों के उत्पादन पर कर, वन कर, लकड़ी, महुआ, चाल, बीज, लाख जैसे उत्पादकों पर कर, व्यापार कर, नमक, लोहा और अनाज के व्यापारियों पर शुल्क। शासन की नीति थी राजा को राजस्व चाहिए, चाहे जनता की हालत कुछ भी हो, और यही बनी विद्रोह की जड़। गांवों में सूबेदारों के कारिंदे आते थे, हाथों में फरमान होता था, साथ में घोड़ों पे सवार सिपाही होते थे। 1770 से 1800 के बीच कांकेर, बस्तर और सरगुजा जैसे छोटे बड़े 20 से अधिक विद्रोह दर्ज हुए। इनमें से कुछ विद्रोह स्थानीय सरदारों के नेतृत्व में हुए, कुछ पूरी तरह जनजातीय संगठनों द्वारा। मराठा सेना को बार बार इस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा गया। कई बार खून बहा, निर्दोषों का भी, लेकिन विद्रोह शांत नहीं हुआ। वे दबे पर बुझे नहीं। कुछ स्थानीय रियासतें जैसे रायगढ़, कांकेर, जसपुर मराठा शासन के अधीन होते हुए भी नमस्ते की दूरी पर रही। उन्होंने भोसले दरबार को कर देकर शांति बनाए रखी, लेकिन आंतरिक प्रशासन अपने हाथ में रखा। इन रियासतों ने भविष्य में अंग्रेजों से भी इसी तरह संधि की, लेकिन मराठों को केवल अस्थायी शासक ही माना गया, न कि स्थायी शासक। 18वीं सदी के अंत में
भारत में दो शक्तियां आमने सामने थी। एक तरफ मराठा साम्राज्य, दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी भोसले वंश का नागपुर राज्य, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा था। अंदरूनी संघर्ष, राजस्व की कमी और जनता में विद्रोह सब एक साथ फूट पड़े। इसी समय अंग्रेजों ने अवसर देखा। वे धीरे धीरे मराठा रियासतों से संधि करने लगे, तलवार से नहीं, चालाकी से। 1818 तीसरा और अंतिम मराठा युद्ध, पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। हालांकि नागपुर के भोसले राजा रघुजी तृतीय ने कुछ समय अंग्रेजों से हाथ मिलाकर सत्ता बचाई, लेकिन अब ये स्वतंत्र शासन नहीं रहे। वे अंग्रेजों के मित्र राजा बन चुके थे। छत्तीसगढ़ अब धीरे धीरे अंग्रेजों प्रभाव में आ चुका था। कानून, रेल और व्यापार प्रशासन सब बदलने लगा। 1853 नागपुर के भोसले शासक की कोई संतान नहीं बची और यही अंग्रेजों ने चाल चली। लॉर्ड डलहौजी नियम लागू किया, जिसके तहत बिना उत्तराधिकारी की रियासतें सीधे अंग्रेजी हुकूमत में मिल जाती थी। और फिर 1854 में नागपुर और उसके साथ छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। मराठा शासन का सूर्य इस भूमि पर अस्त हो गया था। आज भले ही मराठा शासन केवल इतिहास की धुंधली परछाई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसकी कई छापें आज भी देखी जा सकती है। रायपुर और दुर्ग में कुछ पुरानी इमारतें, पुराने किले, जिनकी मरम्मत मराठाओं ने करवाई थी। मराठी बोलने वाले परिवार, जिनके पूर्वज मराठा सेना से आए थे, और लोक कथाओं में जिंदा भोसले यादें थी। मराठा के छत्तीसगढ़ को एक संगठित कर दिया, लेकिन वह संगठन जनता के लिए नहीं था, सत्ता के लिए था। और जनता की भी आवाज सुनी नहीं गई तो सत्ता टिक न पाई। छत्तीसगढ़ की मिट्टी ने बहुत कुछ सहा, मराठा घोड़ों की टाप, अंग्रेजी बंदूकें, विद्रोह की लहरें, लेकिन इसने एक बात साफ कर दी कि कोई भी शक्ति, चाहे वो तलवार से आई हो या ताज से, अगर वो जनता के दिल में जगह न बना पाई तो वो ज़्यादा देर टिक न सकी। ये थी छत्तीसगढ़ में मराठा साम्राज्य की पूरी कहानी। एक आगमन, एक शासन और एक अंत। इतिहास का एक भूला हुआ अध्याय, जिसे जानना, समझना और सहेजना जरूरी है। अगर आपको छत्तीसगढ़ और भारत के ऐसे ही अनसुने इतिहास जानने हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।